नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी खुदाई फौजदार। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से आज स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है खुदाई फौजदार। सेठ नानक चंद शहर के सबसे बड़े रईस व्यक्ति थे। उनके साथ उनकी पत्नी केसर भी रहती थी। उनके कोई औलाद न थी। इस गम में दोनों पति पत्नी बहुत परेशान रहते थे और सोचते थे कि हमारे बाद हमारा वंश चलाने वाला और हमारी अकूत धन संपदा, जायदाद और व्यापार को कौन संभालेगा, कौन इसका वारिस होगा। यही सब सोच सोच के दोनों बहुत परेशान रहते। कई लोगों से मदद ली इस मामले में कि किसी तरह औलाद का मुंह देख लें, लेकिन सारे प्रयास धरे के धरे रह गए। दोनों की उम्र भी ढलने लगी थी और इसके बावजूद भी सेठ जी का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो बिल्कुल भी उपकारी या धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं थे। बहुत कंजूस इंसान थे। किसी की धमकियों से डरते ना थे, बहुत रुआब से रहते थे, किसी के ऊपर दया नहीं करते थे और किसी से अपनी दी हुई रकम को वसूलना उनके दाएं हाथ का खेल था। इसके लिए वो हद से ज़्यादा गिर भी जाते थे और लोगों पर बहुत अत्याचार भी करते थे। उनका कारोबार इतना फैला हुआ था कि उनको बहुत से नौकर चाकरों का और अपने मातहतों का सहारा लेना पड़ रहा था। शहर के सब हुक्मरानों से उन्होंने बहुत साठ गांठ कर रखी थी। बड़े बड़े लोगों पर इतने उपकार कर दिए थे कि लोग उनसे डरने लगे थे और कोई उनके खिलाफ कुछ ना बोलता, चाहे वो कुछ भी मनमानी करें। सैकड़ों नौकर चाकर मातहत होने के बाद भी न जाने क्यों हर वक्त उनका मन अशांत ही रहता। उनकी पत्नी केसर दोहरे बदन की एक बहुत घमंडी स्त्री थी, जिसको अपने शौक श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। संतान की तरफ से तो मायूस हो ही चुकी थी, लेकिन लालचवश उसने सोचा कि इस धन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अब हमें ही कर लेना चाहिए। उसका यही मकसद था कि हम इस धन को अपने सौंदर्य में और अपने स्वास्थ्य के लिए खर्चा करें, कोई बीमारी ना हो। इसके लिए वो दिन भर कुछ ना कुछ खाती पीती रहती और अपनी नौकरानियों पर बहुत रुआब दिखाती और उनसे बहुत बुरी तरह पेश आती। नौकर चाकर मन ही मन उनसे जलते थे, लेकिन कुछ बोल ना पाते थे। सेठ जी का पुलिस वालों पर खास पकड़ रखने का ये वजह थी कि वक्त ज़रूरत पर उनकी मदद ली जा सके। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। पुलिस में एक नए सुपरिटेंडेंट कहीं से तबादला होकर आए। तब उन्होंने उसको भी साधने की सोची और अपने मातहतों से एक कनस्तर घी और एक बोरी शक्कर उनके घर भिजवा दिया। ये सब खिलाना पिलाना, खर्चा पानी कभी उनका बेकार ना जाता। वक्त ज़रूरत पर हमेशा सब हाथ बांधे उनके हुजूर में खड़े रहते कि कब वो काम बताएं और कब हम काम को अंजाम दें। एक दिन की बात है, दोपहर में सेठ जी
खाना खाने के बाद कुछ अनमने से बैठे थे कि डाक से एक पत्र उनके पास आया। इसी तरह का 2 पत्र पहले भी उनके पास आ चुके थे। ये परिचित लिफाफा और उसकी लिखावट देखकर सेठ जी थर थर कांपने लगे। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी खुदाई फौजदार। हाथ से लिफाफा छूटते छूटते बचा। कांपते हाथों से डरते डरते उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें वही पुरानी धमकियां लिखी थी जो इससे पहले 2 लिफाफों में थी, लेकिन इस बार फाइनल धमकी लिख के आई थी। भीषण परिस्थितियों में भी स्थिर रहने वाले सेठ जी अब स्थिर ना थे, डर से भयभीत थे। और जब से ये पत्र उनके पास आने शुरू हुए थे तब से तरह तरह की शंकाओं ने उन्हें घेर लिया था। अब उनके सिर पर खुलेआम तलवार लटक रही थी। अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। दरअसल ये पत्र डाकुओं की तरफ से भेजे जा रहे थे। ये तीसरा पत्र था। इस पर डाकू बहुत क्रोध में इस पत्र को लिख के उनके पास भिजवाए थे। उसका लिखा हुआ इस प्रकार था कि सेठ जी, तुम सोचते होगे कि हम हवा में बातें कर रहे हैं। तुमने हमारे दोनों पत्रों को कोई नोटिस में ना लिया, ना कोई ध्यान दिया, तो अब मजबूरन ये तीसरा पत्र और आखिरी पत्र तुम्हें भेज रहे हैं। और सुनो, ये तुम्हारा भ्रम है कि पुलिस और तुम्हारे आदमी और नौकर चाकर तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। लेकिन याद रखो सेठ जी, पुलिस उस वक्त आपकी रक्षा के लिए आपके पास आएगी जब तुम बिल्कुल बर्बाद हो चुके होगे और हम बहुत सफाई से अपना काम करके 100 कोस आपसे दूर निकल चुके होंगे। तुम्हारी अकल पे तो पत्थर पड़ गए सेठ जी। हमने तुमसे सिर्फ 25,000 रुपए मांगे थे, जो कि तुम बहुत आसानी से दे सकते थे। वो समुद्र में एक बूंद के बराबर भी ना थे, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अब तुमको समझाना व्यर्थ है और तुमको इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। आज शाम तक अगर रुपये बताई गई जगह पे ना पहुंचे तो याद रखना सेठ जी, तुम रात में अपनी हिफाजत के लिए चाहे जिसे भी बुला लो, हम रात में धावा जरूर बोलेंगे। और हथियार भी जमा कर लेना, लोगों को भी बुला लेना, पुलिस को भी बुला लेना। और हाँ, हम छिपकर नहीं आएंगे, हम खुलेआम आएंगे, क्योंकि हम चोर नहीं हैं, हम डाकू हैं। और एक बात और याद रखो सेठ जी, लक्ष्मी भी उसी के पास जाती है जो सच्चे मन से उसे पाने की कामना करते हैं। पत्र समाप्त करते ही सेठ जी के होश उड़ गए, थर थर कांपने लगे और तेज कदमों से अपनी पत्नी केसर के कमरे में गए और पत्र की बाबत केसर को बताया और बोले कि आज हमें एक फैसला लेना ही होगा। पत्नी ने कहा कि सारी बात बताओ, क्या बात है, तभी कुछ बताऊं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। सेठ जी ने सारा वृतांत कह सुनाया और पत्र भी पढ़ के सुनाया। इसके बाद सेठ जी ने सारी कीमती चीज़ें, रुपया पैसा, बही खाते और कीमती सामान तिजोरी के अंदर रखकर चाबी अपने पास संभाल कर रख ली और जल्दी से केसर से बोले कि देखा, आज हमें कुछ ना कुछ ज़रूर पक्का फैसला लेना होगा। तो केसर ने चिढ़ के कहा, दोस्तों,
ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी खुदाई फौजदार। कि मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि कुछ दिन कहीं भाग चलो, जब मामला ठंडा हो जाएगा तब आ जाएंगे, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। अब क्या हो सकता है, हमारे पास अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है। अब क्या होगा, तुमने मुझे परेशानी में डाल दिया बिना कुछ सोचे समझे। दो दो पत्र पहले आ चुके थे, अगर तभी तुम कुछ फैसला कर लेते तो आज ये तीसरे पत्र की बाबत हमको इतना परेशान ना होना पड़ता। सेठ जी सशंकित हो उठे, लेकिन ऊपरी मन से सेठानी को दिलासा देते हुए बोले, तुम तो नाहक परेशान होती हो केसर। कितने ही अधिकारियों को हमने साथ रखा है, आखिर वो किस दिन काम आएंगे बोलो। उनका फर्ज है हमारी और हमारे माल असबाब की रक्षा करें। मैं अभी पुलिस को जाकर खबर करता हूँ, तो देखो कुछ ना कुछ ठोस उपाय निकलेगा। केसर घबरा के बोली, पुलिस से खबर करोगे? अरे अनिष्ट हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें कुछ मालूम भी है कि पुलिस वालों का भी इसमें आधा हिस्सा होता है। तुमने ऐसा किया तो जो घटना कल घटेगी वो आज ही घट जाएगी। कुछ समझा तो करो। सेठ जी बोले, तुम चिंता ना करो, मुझे सोचने दो, मैं कुछ करता हूँ। सेठानी बोली, मैं तो इन डाकुओं को देखते ही बेहोश हो जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम अभी उपाय ही सोच रहे हो। वो दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि घबराया हुआ एक नौकर उनके पास आया और बोला, साहब, थाने से 4 कांस्टेबल आपसे आए हैं मिलने और आपको बुला रहे हैं। सेठ जी बहुत प्रसन्न हो गए। नौकर से बोले, जाओ उनको बैठाओ, मैं भी आता हूँ। फिर सेठानी की तरफ मुखातिब होकर बोले कि देखा कौसर, तुम सोचती थी कि मैं ऐसे ही खिलाता पिलाता हूँ इन्हें। अरे ये मेरे पले हुए लोग हैं, आखिर किस दिन काम आएंगे। और देखो हमारे बिना बुलाए हमारी मदद को आए हैं। अब तुम घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं जाके पूछता हूँ कैसे आना हुआ, फिर देखता हूँ क्या करना है। अब सेठ जी बेफिक्र होकर पान का बीड़ा मुंह में दबा के बाहर आए। सेठ जी को देखते ही चारों कांस्टेबल ने झुककर इस तरह सलाम किया मानो अपने किसी अफसर को सैल्यूट कर रहे हों। सेठ जी ने घमंड से उनकी तरफ देखा और उनको बेंचों पे बैठाया। खुद भी कुर्सी डाल के उनके सामने बैठ गए और उनसे सवाल किया, क्यों दरोगा जी नहीं आए? उनका मिजाज तो अच्छा है ना? अरे मैं तो खुद ही आने वाला था उनके पास, लेकिन किसी कारणवश ना आ पाया। तो चारों ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, उन्होंने आपको बहुत याद किया है, लेकिन एक काम में फंस गए हैं, इस वजह से आज वो नहीं आ पाए, एक ज़रूरी तहकीकात में चले गए हैं। और उन चारों में से सबसे प्रौढ़ कांस्टेबल, जिसकी आस्तीन पर कई बिल्ले लगे थे, बोला, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं सेठ जी, अब हम आ ही गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। थानेदार साहब भी आपको बहुत याद कर रहे थे, वो बहुत आना चाह रहे थे, लेकिन उसी तहकीकात के रहते वो आ ना पाए, लेकिन कल ज़रूर दोपहर में आपसे वो मुलाकात करेंगे। आपकी उनको बहुत फिक्र रहती है साहब। गुमनाम पत्र तो आपके पास भी कुछ आए होंगे। सेठ जी बोले लापरवाही से कि हाँ, लेकिन इनकी परवाह करता कौन है? अजी ऐसे पत्र तो हम जैसे लोगों के पास आते जाते ही रहते हैं, परवाह किसको है? मेरे पास तो इस तरह के 3 पत्र आ चुके हैं।
कांस्टेबल बोला, दरोगा जी को सब खबर है, उनको रत्ती रत्ती भर की हर तरह की खबर रहती है। अभी कल ही पता चला कि डाकू आपकी कोठी पे धावा बोलने वाले हैं, तभी आज दरोगा जी ने हमें आपकी सेवा में भेज दिया। अब किसकी मजाल है जो आपकी तरफ आंख उठा के भी देखे, लेकिन ये नामुराद डाकू। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी खुदाई फौजदार। इतने दिलेर, दिलदार और तादाद में ज़्यादा होते हैं कि एक थाने से इनके मुकाबले की बात ना बनेगी। इसलिए दरोगा जी ने गारत मंगाने की सोची है, क्योंकि ये लोग तुरंत गोलियां चला देते हैं। अब हम चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो सेठ जी ने जवाब दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वो कांस्टेबल आगे बोला कि दरोगा जी ने आपसे अर्ज किया है कि आप अपने माल असबाब को और सारे कीमती सामान को स्थिति सामान्य होने तक थाने में खजाने में जमा करवा दें और बाकायदा इसकी रसीद बनाई जाएगी। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और जब आप चाहोगे तो आपको रसीद के मुताबिक हर सामान वैसे का वैसे ही हम लोग सौंप देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। सेठ जी को कुछ तसल्ली मिली। इंसानी फितरत होती है, खतरे में इंसान का दिल बहुत कमज़ोर हो जाता है, वो सामने वाले पर भरोसा कर लेता है। इसलिए सेठ जी ने भी सोचा कि इसका बहुत अच्छा इंतज़ाम है दरोगा जी का, इससे बढ़िया क्या इंतज़ाम होगा। सेठ जी ने बाहर खड़ी कार में अपना कीमती सामान लदवाना शुरू किया और कांस्टेबल उसे नोटबुक में नोट करते रहे। उसमें आभूषण, मोहरें, नोट, कीमती कपड़े, बर्तन और जितना भी कीमती सामान था सब कार में लाद दिया गया। केसर ने दौड़ के अपना सिंगारदान भी गाड़ी में रखवा दिया और बोली, कहीं डाकू सिंगारदान उठा ले गए तो मैं साज सिंगार कैसे करूंगी। इस तरह से कांस्टेबल सब सामान जब लाद चुके और लिस्ट बना चुके तो बोले कि सेठ जी, आपको अपने सामान की लिस्ट कल मुहर लगी हुई दोपहर में मिल जाएगी जब दरोगा जी आ जाएंगे। सेठ जी बेफिक्र होके बोले, कोई बात नहीं, रसीद मिलती रहेगी। सेठ जी के बंगले के पास बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। उसमें नौकर चाकर भी शामिल थे, आस पड़ोस के लोग और बाकी तमाशकीन सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से कोई आवाज़ ना निकली, बल्कि हैरत से सोच रहे थे कि सेठ जी का इतना दबदबा है कि उनकी सुरक्षा खुद प्रशासन कर रहा है। गाड़ी ठसाकर सामान से लद चुकी थी। चारों कांस्टेबलों ने बहुत मुश्किल से आगे की सीट पर बैठकर जगह अपनी अपनी ग्रहण की और किसी तरह सेठ जी के लिए भी थोड़ी सी जगह निकाल के उनको गाड़ी में बैठा लिया। थाना यहाँ से 5 मील दूर था। कस्बे से बाहर निकलते ही गाड़ी पहाड़ी पथरीले रास्ते पे दौड़ने लगी और सब खामोश थे। किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सेठ जी ने सीट के पीछे आराम से अपना सिर रख लिया था और बेफिक्र होके बाहर के नज़ारे देख रहे थे। फिर हरा भरा मैदान आया। इसी हरे भरे मैदान के बीच में एक पतली सी सड़क होके गुजरी थी। उसी सड़क पर कांस्टेबल ने गाड़ी डाल दी और अपना लहजा बदल कर बोला, सेठ जी, भगवान के ऊपर आपकी खास दया है और आपके ऊपर भगवान का बहुत उपकार है। हमें भगवान ने मृत्यु लोक में तैनात किया हुआ है।
हम कितने ही लोगों को इस मोह माया से मुक्त कर चुके हैं। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी खुदाई फौजदार। और सेठ जी, आज आपकी बारी है। सेठ जी सब समझ गए। उनकी नाड़ियों का रक्त प्रवाह रुकता हुआ महसूस हुआ। सहमी हुई आंखों से उन सबके चेहरों की तरफ देखा और कांपने लगे। मुंह से आवाज ना निकली। कांस्टेबल आगे बोला, अब आप इस मोह माया को छोड़कर अपने घर की तरफ शरण लें तो बेहतर है। हमारे पत्र तो आपके पास पहुंच ही चुके हैं और आपके ऊपर उन पत्रों का कोई असर न था, तो हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। हम वही खुदाई फौजदार हैं सेठ जी, जिनका आपको इंतजार था। सेठ जी जैसे आकाश से पाताल में गिरे और मूर्छित होने लगे, तभी उन चारों ने दरवाजा खोलकर उसी अवस्था में सेठ जी को गाड़ी से ढकेल दिया। सेठ जी बेहोश हो चुके थे। बहुत देर के बाद जब उनको होश आया तो वीराने में अपने आप को तन्हा पाया। विक्षिप्त अवस्था में सिर पकड़कर बैठ गए और दहाड़े मार के रोने लगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा के लिए उन खुदाई फौजदारों के हाथों अपना माल असबाब इतनी आसानी से गंवा दिया था जो उन्होंने ख्वाबों में ना सोचा था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था और वो उसी सदमे में फिर बेहोश हो गए। साथियों, हमने इस कहानी में देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसानदायक होती है। इसलिए अनावश्यक वस्तुओं का संचय एक लिमिट में ही करना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए आगे जाके खतरा भी बन सकती हैं और इससे बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है और फिर जिंदगी भर पछताना भी पड़ता है। इसलिए किसी चीज़ का इतना भी लालच नहीं करना चाहिए कि वो दूसरों की नज़र में आए और हमारे लिए एक अजाब बन जाए। मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। साथियों, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब हमेशा उसकी पनाहों में एक खुशनुमा ज़िंदगी बिताएं और हर खतरे से ईश्वर आपको बचाए, आपको हर कदम कामयाबी और अपनों का साथ मिले और आत्मिक सुकून भी आपको हमेशा मिलता रहे। आपकी उम्र दराज हो, स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे। साथियों, अब अगली कहानी में बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।